Hello everyone, welcome to the Science Vision यूट्यूब चैनल. गुड मॉर्निंग. आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी प्रैक्टिस एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्ज़ाम के लिए. जो सबसे पहले आज हम करेंगे बायोलॉजी की, और आपकी जो लैब मैनुअल की थ्योरी की क्लास है वो मे भी इवनिंग में आ जाएगी. ठीक है, और आज इवनिंग में नहीं तो कल मॉर्निंग में आ जाएगी. आज हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, बायोलॉजी की कर रहे हैं. ठीक है. एंड नाउ जैसे कल ना काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस थे, जैसे इस टाइप के क्वेश्चंस थे कि मैम जो हम लोग साइंस कर लें, एसएससी लेवल तक का साइंस कर ले. देखो, एसएससी लेवल तक का साइंस नहीं आएगा पेपर में. पेपर में जो साइंस आएगा, देखो ये जो एग्ज़ाम है आपका यही साइंस ओरिएंटेड एग्ज़ाम है, तो पेपर का जो लेवल है वो अच्छा लेवल होने वाला है. और एग्ज़ाम जो कंडक्ट करेगा वो सीबीएसई करेगा. तो सीबीएसई जो है क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से फ्रेम आउट करता होता है. आपने प्रीवियस ईयर में देखा भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, काफ़ी लेंथी एंड पजल टाइप के क्वेश्चंस भी हैं. इवन साइंस के अंदर भी उन्होंने कॉम्प्रिहेंशन भी डाले हुए हैं और उन्होंने पजल लेवल के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं. तो देखो, एसएससी लेवल तक काम नहीं चलेगा पेपर में, आपको थोड़ा डीप पढ़ना होएगा. और आज की क्लास देखना आप लोग, उससे आपको क्लास में मज़ा आएगा पढ़ने में. फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल ग्रोथ होती है और डिफरेंशिएशन होता है, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो होता है हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड होता है. बट इन कैंसर सेल के अंदर ऐसा होता है? क्वेश्चन समझो. सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है कि जो नॉर्मल बॉडी है ना, उसके अंदर जो सेल की ग्रोथ होती है, जैसे हमारे एक जिस किसी भी पर्सन को कैंसर है और दूसरा पर्सन जो है नॉर्मल है. अब जिसको कैंसर नहीं है उसकी बॉडी में जो ग्रोथ होगी सेल्स की वो कंट्रोल होती है और रेगुलेटेड होती है, यानी कि एक तरीके से जितनी ज़रूरत होती है उतने ही सेल्स की ग्रोथ होती है. बट कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता. कैंसर सेल कैसे ग्रो करता है? अनवांटेडली ग्रो करता है, और उसी को हम कैंसर सेल कहते हैं. कि मतलब कि सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो अनवांटेड ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैंसर सेल कहते हैं. अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, देयर इज अ ब्रेक डाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म. क्या हो जाता है यहाँ पे, इसके अंदर कैंसर सेल के अंदर क्या हो जाता है? ब्रेक डाउन हो जाता है रेगुलेटरी मैकेनिज्म का, जो क्या कंट्रोल करता है, मतलब जिसकी वजह से होता है बिग्निन और मैलिग्नेंट ट्यूमर. क्या ऐसा होता है? सबसे पहले देखो, बिग्निन क्या होता है और मैलिग्नेंट क्या होता है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में. बिग्निन होता है जो कैंसर सेल, जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं बट वो कैंसर कोज नहीं करते, बट वो कैंसर कॉज नहीं करते होते. आपकी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं बट वो सेल्स क्या नहीं करते? कैंसर कोज नहीं करते. वहीं पे मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है वो क्या करता है? वो कैंसर भी कोज करते हैं, कैंसर कोज करता है, बहुत हार्मफुल होता है बॉडी के लिए. जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ट्यूमर होता है, किसी को भी ट्यूमर हो जाता है, तो वो जो ट्यूमर कोज करता है ना, बिग्निन वाला जो ट्यूमर होता है, ये तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है बट ये हमें हार्म नहीं करता होता, बिकॉज ये कैंसरस नहीं होता. नेक्स्ट जो है मैलिग्नेंट, अगर ट्यूमर आपकी बॉडी में हो जाता है देन वो क्या कर रहा है? आपको कैंसर भी कोज करता है, आपको हार्मफुल भी रहता है आपकी बॉडी के लिए, और इसके साथ साथ में ये क्या करता है? बॉडी के जो अदर पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी के अंदर भी ये फैलता होता है. ट्रांसफर इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके अंदर भी जाता है. यानी कि एक टाइम ऐसा आ जाता है कि इतना अनवांटेडली ग्रोथ करता है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है. ठीक है, आया समझ? अब आपको क्या चीज़ लगती है? नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है? कंट्रोल होती है, सेल डिवीजन ही कंट्रोल होती है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. इसने बोला है कि जो सेल डिवीज़न होता है, सेल का जो डिवीज़न होता है वही क्या होता है? कंट्रोल्ड होता है. क्या ऐसा होता है? थोड़ा सा सोचना. इसके बाद जो आरएनए इज़ म्यूटेटेड एंड प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट, या फिर इसके अंदर ये हो जाता है, जो कैंसर सेल के अंदर जो है कंट्रोल नहीं हो पाता सेल्स का, वो किस वजह से नहीं हो पाता? क्या उनका आरएनए के अंदर म्यूटेशन आती है, और या फिर आरएनए कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, या फिर उसने पूछा क्या उनके डीएनए के अंदर म्यूटेशन आती है, या फिर प्रोड्यूस होता है लेस अमाउंट के अंदर. अब सबसे पहले देखो म्यूटेशन क्या होती है, म्यूटेशन और आरएनए डीएनए क्या होता है. हम नेक्स्ट स्लाइड लगा लेते हैं. आपका जो आरएनए
और डीएनए जो होता है, ये दोनों क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो ये आर जेनेटिक मटेरियल। आरएनए कैसा होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए कैसा होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों क्या होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। अब इसी से जो मैं आपको अभी यहाँ करवा रही हूँ, इससे भी आपके बहुत क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आरएनए की फुल फॉर्म आपको अच्छे से आनी चाहिए, डीएनए की फुल फॉर्म आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि हु डिस्कवर डीएनए। डीएनए को डिस्कवर करने वाले कौन थे, वॉटसन एंड ग्रीक। इन्होंने डीएनए को डिस्कवर किया था। जो डीएनए होता है ये कैसा होता है, डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए होने का क्या मतलब होता है, ठीक है। उधर से जो राइबो जो आरएनए होता है ये कैसा होता है, ये होता है सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब डबल स्टैंडर्ड और ये सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब समझो। जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, आपने जनरली देखा होगा कहीं पे भी। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डबल हेलिक्स। इसको हम लोग डबल हेलिक्स भी कहते होते हैं। ठीक है, डबल हेलिक्स क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग साइड्स जो हैं यूज हो रही, 1 2। ये देखो इस तरीके से, ये एक तरीके, और स्ट्रक्चर कैसा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे। जैसे कि आप लोग इसका एक कॉमन एग्जांपल आप अपने घर में भी देख सकते हो, जैसे आपका थ्रेड होता है कोई भी, जैसे हमारे घर में थ्रेड्स होते हैं, और जो थ्रेड की जैसे जिस तरीके से थ्रेड की बाउंड्रीज ऐसे ऐसे होती है ना, इसी तरीके से ये भी इसी टाइप का होता है। ठीक है, वहीं पे जो आरएनए है वो कैसा होता है, इस टाइप से। ये सिर्फ जो यहाँ पे ये जो दो स्टैंड्स है ना, एक इधर वाला और एक ये, जैसे एक ए स्टैंड है और एक बी स्टैंड है। ए और बी जो स्टैंड्स हैं, इसी तरीके से जो आरएनए उसके अंदर क्या है, सिर्फ आपका क्या है, सिंगल स्टैंड प्रेजेंट है यहाँ पे। जो आरएनए उसके अंदर क्या है, एक सिंगल स्टैंड प्रेजेंट है। ठीक है, जो आरएनए होता है वो मेनली आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल किस में यूज़ होता है, मेनली ये यूज़ होता है किसके अंदर, वायरस के अंदर। इसको यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है ये वाला पार्ट, इससे आगे फर्दर आपके क्वेश्चन काफ़ी क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। वहीं पे डीएनए किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, बैक्टीरियाज के अंदर प्रेजेंट होता है, काफ़ी बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपका डीएनए ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे तो काफ़ी होच पोच होगी। ठीक है, आया इतना समझ। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। जो हमारा क्वेश्चन था, ह्यूमन बॉडी के अंदर, अब देखो, अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास होने वाला है ए वाला, क्योंकि क्या पूछा हुआ है इसने, कैंसर सेल के अंदर रीजन पूछा हुआ है। आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर म्यूटेशन किसकी वजह से आती है, मेनली जो सबसे कॉमन कोज जो है आरएनए और डीएनए के अंदर म्यूटेशन लेके आने वाला, वो हमारा जैसे कि यूवी रेज होती है, यूवी रेज, एक्स रेज, इनकी वजह से, यानी कि अचानक से डीएनए के अंदर या आरएनए के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाए। अब वो चेंज कैसा आएगा, क्या आएगा, वो चीज़ें हम आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, अदरवाइज यही क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। अब यहाँ इसका जो आंसर है वो आंसर फर्स्ट होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है ऑफ, कौन करता होता है यहाँ पे कैंसर सेल्स के अंदर, बिग्निन और मेलिग्नेंट ट्यूमर करता होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्लिनिकल डेथ होती है, क्लिनिकल डेथ होती है वो किसकी वजह से हो जाती है, क्लिनिकल डेथ टेक प्लेस किसकी वजह से होती है, क्या कोई देयर इज नो
पल्स, जो हमारी पल्स मूवमेंट होती है वो बंद हो जाती है। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि लोग, जैसे किसी को फीवर होती है तो हमारे हाथ पे, जो हमारी रिस्ट होती है वहाँ पे हाथ लगा के देखते होते हैं, आर्म्स के पास। वहाँ पे देखने का क्या मतलब होता है, वहाँ पे वो हमारी पल्स रेट चेक करते होते हैं। या फिर हार्ट बीट नहीं होती, ए क्लिनिकल डेथ रेट किसकी वजह से होती है, देयर इज नो हार्ट बीट। क्या उसकी हार्ट बीट नहीं होगी, मतलब हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया, हार्ट फेलियर हो चुका है। दूसरा यहाँ पे आएगा प्यूपिल आर फिक्स एंड डायलेटेड, देयर इज नो रिएक्शन टू द लाइट। अभी यहाँ से मुझे एक चीज़ और ध्यान आती है कि प्यूपिल से हम लोग क्या चीज़ें रिलेट कर सकते हैं। देखो, सबसे इससे हम लोग आई का पूरा फंक्शन देख सकते हैं। आई के अंदर हमारे क्या क्या पार्ट होते हैं, मेनली जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट जो आता है वो होता है कॉर्निया। फर्स्ट है कॉर्निया आपका, उसके बाद आइरिस, उसके बाद लेंस, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेते हैं हम लोग, रेटिना। ठीक है, और आइरिस से पहले हमारे पास होता है प्यूपिल। ठीक है, अब इन सब का फंक्शन देखो। कॉर्निया कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्निया यहाँ पे सबसे फ्रंट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या करता होता है कॉर्निया, एट द फ्रंट ऑफ द आई, और वाइट पार्ट होता है आई का, हल्की सी लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहीं पे ट्रेवल करो, मतलब कि रात, जैसे जब भी ट्रेवल करते हो आपकी आंखों में एकदम से जब लाइट लगती है, इवन ट्रेवल भी नहीं, जैसे आप घर पे बैठे हो उस टाइम पे अगर आपको एकदम से आंखों में लाइट लगती है तो आप एकदम से क्या करते हो, आंखें बंद हो जाती है आपकी। वो एकदम से आपकी आंखें बंद कौन करता है, वो कॉर्निया करता होता है। कॉर्निया क्या करता है, फ्रंट में हमारी आइज के अंदर प्रेजेंट होता है, वाइट पार्ट होता है, और काम क्या करता है, लाइट को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है आइरिस। आइरिस क्या करता होता है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई। आइरिस क्या है, कलर्ड पार्ट ऑफ द आई होता है, और रेगुलेट करता है अमाउंट। अब आइरिस भी क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट की अमाउंट को रेगुलेट करता होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है, और इसके साथ साथ में आइस का एक काम और भी होता है। वो क्या काम करता है, नेक्स्ट जो काम करता है वो उसका ये काम होता है कि ये प्यूपिल को भी कंट्रोल करता है। प्यूपिल कंट्रोल भी कौन करता होता है, वो भी आइरिस ही करता होता है। अब प्यूपिल को वो कंट्रोल कैसे करता होता है, कि आप लोग ये देखो, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इन प्यूपिल। सबसे पहले देखो कौन सा होता है, आई प्यूपिल जो होता है हमारी आई के अंदर, जो आइरिस के अंदर, आइरिस कौन सा पार्ट होता है, जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, और उसके अंदर भी एक छोटी सी डॉट जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारी आई के अंदर होती है प्यूपिल। अब इस प्यूपिल को कंट्रोल कौन करता है, इस प्यूपिल को कंट्रोल करता होता है आपका आइरिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है प्यूपिल क्या होता है, ओपनिंग। नेक्स्ट जो अगर हम फंक्शन देखते हैं, देन ये क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, ओपनिंग होती है आई, ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ द आइरिस की जो होती है वो ओपनिंग होती है, और अलाउ करता है लाइट को एंटर करना, अलाउज दी लाइट टू एंटर। ठीक है, आया इतना समझ। इसके बाद जो हम नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे जो होता है इधर आई के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है ये हमारा होता है, एक होता है हमारा एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक्वस ह्यूमर जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, फ्रंटल कॉर्निया और आइरिस के बीच में प्रेजेंट होता है, वो होता है एक्वस ह्यूमर। और जो यहाँ पे आई के अंदर जो हमारी आई बॉल की फॉर्मेशन होती है वो होता है हमारा विट्रस ह्यूमर। ठीक है, ये क्या करता है, विट्रस ह्यूमर क्या करता होता है, ये एक तरीके से हमें शॉक वगैरह लग जाता है आँख को, उसको एब्जॉर्ब करने में या फिर उस शॉक वगैरह से बचाने में हमारी हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आता है रेटिना। रेटिना क्या करता होता है, रेटिना जो है वो आपकी जो, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होती है, इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होती है, इमेज
फॉर्मेशन जो होती है वो कहाँ होती है, वो आपके रेटिना पे ही होती है। इमेज की फॉर्मेशन जो है वो कहाँ होती है, वो रेटिना पे होती है। रेटिना के ऊपर क्या होता है, 2 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज कॉन्स और अनदर वन इज रोड्स। और ये सेल्स वर्ड नहीं यूज़ करके काफ़ी बार क्या वर्ड यूज़ होता है, एक हम फोटो रिसेप्टर नेम का वर्ड भी यूज़ करते होते हैं। ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये कॉन्स एंड रोड्स। जो कौन होता है वो किसकी कंट्रोल करता है, वो आपको हेल्प करता होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कलर। ठीक है, और रोड्स जो होते हैं वो करते होते हैं अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट आपके आँखों में जाती है, अमाउंट ऑफ लाइट जो बताता है कि कितनी लाइट आपकी आंखों में एंटर करती होती है, ये कौन बताता है, ये आपको रेटिना बताता होता है। ठीक है, अब क्लास आपको कैसी लग रही कैसी नहीं लग रही ये कमेंट में आप ज़रूर बताइए। ठीक है, और आई होप आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, अभी इसका ऑप्शन हमारे पास क्या होएगा, हमने आई का पूरा पढ़ लिया कि मतलब कि डेथ किस वजह से होती है। जब हम लोग तभी ऑब्जर्व करते हैं ना कि इस बंदे की डेथ हो चुकी है, जब पल्स नहीं होती, हार्ट बीट नहीं होती, और जो प्यूपिल जो है वो एक पोजीशन फिक्स पोजीशन में रह जाता है, क्या तो वो डायलेट हो जाता है या कोई रिएक्शन ही नहीं देता। देन हमारे पास ये सभी कंडीशंस होती हैं, ऑल ऑफ दी 3 कंडीशंस आर प्रेजेंट टुगेदर। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैन जो है वो आपका बिकम हो जाता है, मैन बिकम्स द डोमिनेंट स्पीशीज इन द बायोस्फीयर बिकॉज ऑफ दिस। अब देखो इसका मतलब समझो, बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर हमारे एटमॉस्फेयर को बोला गया है। अब मैन हैज बिकम दी, अब क्वेश्चन देखो हमारा क्या, मैन हैज़ बिकम डोमिनेंट स्पीशीज इन द बायोस्फीयर बिकॉज, किसकी वजह से, मैन जो है डोमिनेंट स्पीशीज का मतलब क्या होगा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पीशीज है बायोस्फीयर के ऊपर, वो किस वजह से है। अब देखो इन ऑप्शंस को देखो आप लोग, एक तरीके से क्वेश्चन को ना अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, ऐसे ही मतलब ऑप्शन देखा कि मतलब आपको जो क्वेश्चन नहीं आता ना वो भी क्वेश्चन हो जाता है काफ़ी बार, अगर आप ऑप्शंस को देखोगे ना, और उन्हीं ऑप्शंस के थ्रू क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन नहीं भी आता लेकिन आप क्या कर सकते हो कि डोमिनेंट का मतलब जैसे आपको पता है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप जो 3 ऑप्शंस जो हैं उन ऑप्शन को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि उनको हटा सकते हो कि ये वाला नहीं होगा। अब यहाँ देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम कंपैरिजन करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक तो है आपके पास मैन और दूसरा है आपके पास एनिमल। अब जो मैन है ना, मैन ये एक्टिविटी कर सकता है, मैन जो है वो टूल्स बना सकता है, जैसे कि हमारे पास गाड़ी है, हमारे मोबाइल फ़ोन लैपटॉप सब कुछ मैंने ही तो बनाया ना सबसे पहले। तो क्या एनिमल बना सकता है, नहीं बना सकता। तो एक तो हमें यही ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, इग्नियस ब्रेन पावर, मैन के पास तो अच्छा ब्रेन है, अच्छी ब्रेन पावर है, क्या एनिमल के पास ऐसी ब्रेन पावर है, क्या एनिमल के पास ब्रेन पावर है, क्या एनिमल सोच सकता है किसी की चीज़ के बारे में, जैसे अभी हमारे पास एआई चल रहा है, तो एआई के बारे में क्या एनिमल सोच सकता है, कभी भी नहीं सोच सकता। उसके बाद आर्टिकुलेटेड स्पीच एंड लैंग्वेजेस है, क्या आप जितनी लैंग्वेज बोल सकते हो, आपको जितनी स्पीचेज आती हैं, जिस तरीके से आप इंग्लिश में डिलीवर कर सकते हो, आप लोग हिंदी में स्पीच डिलीवर कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आप लोगों को आती हैं, तो क्या एनिमल को आती हैं, नहीं आती होती। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, तीनों ऑप्शन क्या है, मैन की जो स्पीशीज है उसके लिए तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। देन हमारे पास आंसर क्या आएगा, ऑल दी अबव मेंशन क्वालिटीज़, ये जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सभी गुण जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, मैन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मोमेंट्स ड्यू टू लाइट आर शोन। अब देखो मोमेंट क्या होता है, सबसे पहले मोमेंट्स, इस क्वेश्चन को समझो, मोमेंट्स ड्यू टू लाइट आर शोन, कौन शो करता होता है मोमेंट्स। अब सबसे पहले मोमेंट को हम क्या कहते हैं, अब जो ये मोमेंट जो टर्म है इसके लिए हम एक साइंटिफिक वर्ड यूज़ करते हैं, वो होता है हमारे पास ट्रॉपिज्म। एक साइंटिफिक जो टर्म यूज़ करते हैं वो क्या होता है हमारे पास, ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म का मतलब ही क्या होता है, मूवमेंट करना, किसी भी की भी तरफ मूवमेंट करना। अब ये वर्ड देखो मैंने बोला यहाँ पे किसी की भी तरफ मूवमेंट करना। अब ये देखो इसका मतलब हमारे पास जो मूवमेंट्स होती है वो तीन टाइप की होती हैं। वन जो होता है वो होता है फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, और अनदर वन जो होता है वो होता है आपके पास जियोट्रॉपिज्म,
और लास्ट वन जो होता है वो कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है, कीमोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स फोटो हम बिलोंग किससे करते हैं, लाइट से। फोटो हम रिलेट करते होते हैं, एक सेकेंड, फोटो को हम रिलेट करते हैं लाइट के साथ में। जियो का मीन्स हम रिलेट करते हैं जियो को ग्रेविटी के साथ में। और कीमो को हम लोग रिलेट करते हैं केमिकल्स के साथ में, ठीक है। अब फोटोट्रॉपिज्म का एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपने प्लांट रखा है, ये मेरी थोड़ी सी ड्राइंग इसी टाइप की है, आप लोग समझ जाना कि ये कोई भी प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट पे यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही, जो ये दूसरे वाला जो प्लांट है ना, इसके ऊपर यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है। इधर से जो इसके ऊपर सनलाइट आ रही है, ये आपका सन है, ठीक है, इसके ऊपर सनलाइट आ रही है। अब ये जैसे ही सनलाइट आपने इसको जो रखा है यहाँ पे, सनलाइट जो है इधर वाले जो प्लांट है इसके अंदर सनलाइट नहीं आ रही, इसमें सनलाइट नहीं है। और ये वाला जो प्लांट है इसके अंदर जो आपकी सनलाइट आ रही है इसके ऊपर। अब थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, जो प्लांट जिसके ऊपर सनलाइट नहीं आ रही वो क्या ग्रो कर रहा है, वो तो एक अपनी एक ही डायरेक्शन में ग्रो करता जा रहा है, जो उसकी डायरेक्शन पहले से थी। वहीं पे जिस प्लांट के ऊपर सनलाइट लग रही है वो कहाँ पे चला जाता है, ये सनलाइट लाइट की टुवर्ड्स क्या होता जा रहा है, अट्रैक्ट होता जा रहा है। थोड़े टाइम बाद आप इस प्लांट को देखोगे ना, यानी ये प्लांट इस तरीके से लाइट, जहाँ से उसको लाइट आ रही ना, उस लाइट की तरफ वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको लाइट यहाँ से आ रही थी ना, यहाँ से इसके ऊपर लाइट आ रही है, तो ये लाइट की तरफ क्या हो जा रहा है, बैंड होता जा रहा है। पहले तो ये स्टेट पोजीशन में थे, दोनों की पोजीशन सेम थी, बट अब यहाँ पे इस वाले प्लांट को क्या हो रही है, इधर से लाइट लग रही है, यहाँ से लाइट लगती है, और लाइट लगने की वजह से क्या हो जाता है, ये वाला जो प्लांट है वो लाइट की टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, फोटोट्रॉपिज्म, जो लाइट की तरफ जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं जो लाइट की तरफ जाते हैं वो क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म। वहीं पे हम जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे जो प्लांट के अंदर हमारी जो रूट्स होती हैं, रूट्स जो होती है प्लांट की, वो कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में कभी भी वो ग्रो नहीं करती होती, हमेशा क्या हो जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, ये हमें कौन सी ट्रॉपिज्म शो करती हैं, जो हमारी रूट्स होती हैं वो कौन सा ट्रॉपिज्म शो करती हैं, वो जियोट्रॉपिज्म शो करती हैं, बिकॉज वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं और नीचे की साइड में ग्रो करती है। नीचे की साइड में ग्रो करने का मतलब हमारे पास क्या होता है, वो हमें जियोट्रॉपिज्म शो करती है, ठीक है। आया समझ इतना। नेक्स्ट है केमिकल। केमिकल्स वाली जो ग्रोथ है वो आपको पोलन ट्यूब के अंदर देखने को मिलती है। पोलन ट्यूब जो है वो हमारी कैसे ग्रो करती है, वो हमें कीमोट्रॉपिज्म शो करती है। अब ये कैसे करती है, ये चीज़ में हम लोग सब चीज़ें अगर आज ही इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे तो हमारी क्लास बहुत लंबी होने वाली है, ठीक है। मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कीमोट्रॉपिज्म के बारे में भी। जैसे कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, पोलन ट्यूब की जो फॉर्मेशन होती है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर वो हमारे पास स्टिमुलेट करती है कीमोट्रॉपिज्म को, ठीक है। आया समझ। सो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मूवमेंट, लाइट की वजह से जो मूवमेंट होती है वो किसके अंदर होती है, वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर होती है। इस पूरा थ्योरी से आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। फ्लावरिंग प्लांट की वजह से होती है, लोअर प्लांट्स में नहीं होती, लैंड वाले प्लांट्स के अंदर भी नहीं होती, और जो प्लांट ओल्डी प्लांट्स के अंदर भी नहीं होती। ओल्डी प्लांट्स में थोड़ी ना इतना शो होएगा। और जो हमारे, ये चीज़ हमें पता भी कैसे चलेगा, जो हमारे फ्लावर्स हैं वो किसकी डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, वो जहाँ पे सनलाइट होती है वो उसकी डायरेक्शन में ग्रो करते होते हैं, लाइट की डायरेक्शन में। और हमारा एक आपने सनफ्लावर का एग्जांपल भी आप इससे रिलेट कर सकते हो। जो सनफ्लावर होता है ना, वो अपनी डायरेक्शंस को, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का जो फ्लावर होता है, वो जहाँ जहाँ पे आपका सन प्रेजेंट होता है ना, सन की साइड में ही अपना फेस टर्न करता जाता है। सो ये हमारे पास किसका जो एग्जाम्पल हो जाता है, वो ड्यू टू लाइट का एग्जाम्पल। यानी कि अगर यहाँ पे लाइट नहीं वर्ड यूज़ करके इसी क्वेश्चन को ये लोग ऐसे भी फ्रेम कर सकते थे, फोटोट्रॉपिज्म वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, मे भी हो सकता है थोड़ी बोरिंग होगी, बट कंटेंट कैसा है वो बताइए आप कमेंट्स के अंदर, ठीक है।
और आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी आप कमेंट्स में बताइए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में आप इसको शेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब द मेन डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो मेन डिफरेंस क्या होता है, अब देखो आपको लिविंग चीज़ें पता है जो जिंदा होती हैं, और नॉन लिविंग भी पता है आपको जो जिंदा नहीं होती, उसको हम नॉन लिविंग कहते हैं, और ये होता है हमारे पास लिविंग। अब देखो लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर आपको ग्रोथ का मतलब पता है, इन द ग्रोथ हमें पता है कि ग्रोथ होती है। नेक्स्ट साइज, क्या लिविंग और नॉन लिविंग के साइज में भी आप बता सकते हो क्या उनके अंदर ये मेन डिफरेंस है, लिविंग और नॉन लिविंग का जो साइज होता है। फिर इसने पूछा मोमेंट, लिविंग मोमेंट करते, नॉन लिविंग तो मोमेंट ही नहीं करते। अब क्या ये मोमेंट वाला मेन डिफरेंस होगा? अब इस क्वेश्चन को ना यहीं तक पढ़ के आप इसको आंसर नहीं करोगे। अब आपने तो कर दिया था कि हम लोग मोमेंट का कर सकते हैं। ऑप्शंस को एक बार, जैसे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो ना, अब मॉक वाली टाइम में आ रखे हो आप लोग, रिविजन्स तो आपकी हो ही चुकी हैं, मतलब पूरा सिलेबस तो आप लोग कवर कर चुके हो, हम भी रिवीजन ही करवा रहे हैं आप लोगों को। सो अब आपको क्या करना है कि जैसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो ना, उस टाइम पे आप डायरेक्टली, जैसे आपने देखा कि लिविंग और नॉन लिविंग है और उसमें मोमेंट पे आपने टिक कर दिया, ऐसे नहीं करना। एक बार आपको चारों ऑप्शंस से गो थ्रू ज़रूर होना है। अब इसका आंसर मोमेंट नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसका ऑप्शन आंसर जो होगा वो क्या होगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसका ऑप्शन ये होने वाला है। अब ये प्रोटोप्लाज्म टर्म का मतलब ही नहीं पता मिलेगा बहुत बच्चों को, तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म समझो और इससे रिलेटेड और आने वाले क्वेश्चंस या जो क्वेश्चंस बनेंगे वो देखो। प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले हम किसको कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म और आपका जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन फॉर्म में आ जाती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब ये प्रोटोप्लाज्म से क्वेश्चन कैसे बन जाएगा कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। प्रोटोप्लाज्म के साथ में जैसे कि साइटोप्लाज्म के साथ में राइबोसोम्स डाल देंगे, साइटोप्लाज्म के साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डाल देंगे कि ये हो गया प्रोटोप्लाज्म, लेकिन नहीं, ये टर्म आपको नोट करके रखनी है और आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होगे। साइट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से सिर्फ आपके ना, मतलब कि हम जितने भी क्वेश्चंस करवा रहे हैं सिर्फ वही क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट हो रहे, एक क्वेश्चन ये वाला जो हम 4 ऑप्शंस हैं उन ऑप्शन से भी आपके क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। सो आई थिंक आप लोगों को नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके एग्ज़ाम, बिल्कुल एग्ज़ाम के जब 5 दिन 6 दिन रहेंगे ना, उस टाइम पे नोट्स को रिवाइज करने में आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। नेक्स्ट जो है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है। इसके बाद देखो, अब इसको टर्म को दिया किसने था, सबसे पहले इस टर्म को डिस्कवर किया था जेई पैकंजी ने। ठीक है, जेई पैकंजी ने इस टर्म को दिया था, कब दिया, 1839 में दिया था इस टर्म को। ठीक है, अब जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन क्या क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म हमारे पास क्या क्या काम करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। इसके बाद ग्रोथ भी कहीं ना कहीं इसी की वजह से होती है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये सब काम जो है वो कौन करता होता है, प्रोटोप्लाज्म करता होता है। प्रोटोप्लाज्म के फंक्शंस ही ये होते हैं। अब ग्रोथ तो किसका फंक्शन है, प्रोटोप्लाज्म का फंक्शन है। सो हमारा आंसर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, और नॉन लिविंग के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज रिगार्ड एज ए, अब देखो लिंक बिटवीन द नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में जो लिंक बनता है वो कौन बनता होता है। पहले देखो लिविंग क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है। हमारे ऑप्शंस देखो, क्या अमीबा, अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, और ये तो लिविंग होता है, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है, इट्स ए लिविंग, तो ये तो कुछ भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर हमारे पास बैक्टीरिया, वायरस आता है। वायरस क्या होता है, वायरस आता है, और वायरस के अंदर आरएनए होता है, तो आरएनए भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आरएनए तो कोई लिंक ही नहीं हो पाएगा। अब देखो सबसे पहले आप ये समझो वायरस के अंदर वायरस क्या होता है। वायरस जो होता है ना,
वो एक ऐसी फॉर्म होती है जो ना ही वो लिविंग होता और ना ही वो नॉन लिविंग होता। तो आपको आंसर समझ आया? मेरे बोलने में ही आंसर समझ आ जाना चाहिए कि वायरस को मैंने कहा ना ही वो लिविंग होता ना ही वो नॉन लिविंग होता, और इसमें पूछा गया होता रिगार्ड एज ए लिंक बिटवीन, लिंक बताना है लिविंग के अंदर और नॉन लिविंग के अंदर। तो हमारा लिंक क्या होगा? वायरस होने वाला है। ठीक है, वायरस जो होता है वो लिंक होता है बिटवीन सजीव और निर्जीव के बीच में। अब होता कैसे है? देखो क्या होता है कि जो वायरस प्रेजेंट होता है मेनली जब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर जब वायरस प्रेजेंट होता है ना, वो नॉन लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। जब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर वायरस प्रेजेंट होता है तब वो नॉन लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। मतलब कि ऐसे नहीं होता कि वो जिंदा नहीं है। ठीक है, वो एक ऐसी स्टेट में होता है जिस स्टेट को हम क्रिस्टलाइन स्टेट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्रिस्टलाइन स्टेट कहते होते हैं। ठीक है, जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्रिस्टलाइन स्टेज कहते हैं या स्टेट कहते हैं, जिसके अंदर वो ना ही लिविंग होता और ना ही वो नॉन लिविंग होता। फिर वो लिविंग स्टेट में कब चला जाता है? जैसे ही वो किसी की भी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं, जैसे कि आपके अंदर आ जाता है, मेरे अंदर आ जाता है। जब तक वो बाहर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट था तब वो कैसा था? वो क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर था। क्रिस्टलाइन स्टेट का जैसे कि ये वायरस है, इस वायरस ने अपने ऊपर एक कोटिंग बना रखी है और इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं? इसको क्रिस्टलाइन स्टेट कहते होते हैं। अब जैसे ही वो किसी की बॉडी में जाता है, एंटर करता है, उस बॉडी को हम जैसे कि किसी की बॉडी में, आपकी या फिर मेरी बॉडी के अंदर जैसे वो एंटर करता है, तो एंटर करते ही वो कैसे स्टेट में आ जाता है? अब हम उसके लिए क्या हो जाते हैं? होस्ट हो जाते हैं। होस्ट के अंदर आते ही वो क्या हो जाता है? वो लिविंग स्टेट में आ जाता है और वो उसकी बॉडी के सेल्स का कंप्लीट, अब जैसे मेरी बॉडी में एंटर करता है वायरस, अब एंटर वायरस करते ही क्या करेगा? वो मेरे जो सेल्स जिस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं उन सेल्स का पूरा मैकेनिज्म जो है वो खुद एक्वायर कर लेगा और वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? लिविंग स्टेट में आ जाएगा। इस तरीके से आपका वायरस काम करता है। और ये जो आरएनए है, ये तो आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल वायरस का होता है। ठीक है, आया इतना समझ? अब ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वायरस होता है आपका कौन से स्टेट में होता है? क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है। और जब वो बॉडी के अंदर, या होस्ट का मतलब समझ आया ना क्या होता है? होस्ट जो मतलब जैसे आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो तो उस पार्टी के लिए आपने उस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया तो आप उसके लिए होस्ट हो जाते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? होस्ट की फॉर्मेशन होती है। होस्ट के अंदर एंटर करते ही वो क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। आया समझ? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा हुआ है, बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? क्या ड्रॉप ऑफ ब्लड होती है? क्या मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है? ए सेट ऑफ प्रोटीन्स होता है? या फिर एक सेल होता है? हमारी जो बेसिक यूनिट, जो हमारी जो बॉडी है, वो कंप्लीट बॉडी किसकी वजह से बनी हुई है? वो सेल की वजह से बनी हुई है। और आपने देखा है कि सेल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसको कहते हैं? हम सेल को कहते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर यहाँ पे ये बेसिक टर्म नहीं यूज होती ना तो यहाँ पे ये लोग ये भी डाल सकते थे, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है एक सेल। एक ही क्वेश्चन को फ्रेम करने के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है ना? अब ब्लड, एक ड्रॉप ऑफ ब्लड को नहीं बोलेंगे ना हम लोग। यहाँ पे मुझे ग्लूकोज से कुछ ध्यान आया था। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 C6H12O6, ये होता है हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज किस में फंक्शन, किस में बनती, किस में होती है? देखो यहाँ से हम लोग, हमारे और क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ग्लूकोज जैसे फॉर एग्जांपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे 6CO2 प्रेजेंट है आपके पास, 6CO2 प्लस में आपके पास है 6H2O। ये क्या हो गया? आपके इनऑर्गेनिक मेटल्स। लाइट की प्रेजेंस, सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल क्या बना लेते हैं? C6H12O6। साथ में हमारे पास 6CO2।
या मेरे पास स्पेस कम था। अब देखो ये क्या थे, इनऑर्गेनिक मटेरियल थे। इसने क्या, ये इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम फोटोसिंथेसिस कहते होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। क्लोरोफिल क्या होता है, एक पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर जो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाता है और उनको ग्रीन कलर देता होता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। बनेगा क्या, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज प्लांट्स खुद से यूज़ कर लेते हैं, अपनी एनर्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं। और जो 6CO2 जो बाहर निकल 6O2 ऑक्सीजन जो बाहर निकल रही है वो कौन यूज़ कर लेता है, वो हम लोग यूज़ कर लेते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। आगे फर्दर जो इसको डिटेल में आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, अदरवाइज हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी आज की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, टू ईट या फिर ब्रीथ। जो बेसिक जो होती है ना, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को हम जो डिफरेंशिएट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, हम लोग इनके अंदर एक फंक्शन और होता है जिसको हम कहते हैं एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, यानी कि वन, रिप्रोड्यूस का मतलब कि यंग वंस को बर्थ देना। ये मेनली किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है। रिप्रोड्यूस का मतलब खुद की मतलब कि एक और रिप्रोड्यूस करना, कुछ रिप्रोड्यूस टर्म ही ये बताती है कि दोबारा से कुछ बनाना। ठीक है, तो यंग वंस को बर्थ देना ही क्या होता है, एक यूनिक एबिलिटी हो जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसने पूछा हुआ है कि कौन से वाली ब्रांच है साइंस की जो कंसर्न करती है स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स की स्टडी करती है और प्लांट्स के साथ साथ में एनवायरनमेंट की करती होती है। ठीक है, ये टर्म समझो कि जो किसकी स्टडी करती है, प्लांट्स की करती है, प्लांट्स के साथ साथ में किसकी कर रही है, एनवायरनमेंट की भी कर रही है। तो वो कौन होता है, देखो ये ऑप्शन, सबसे पहले तो इन ऑप्शंस को ही कर लेते हैं। और जो अकेले प्लांट्स की जो स्टडी करता है, अकेले जो सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं बॉटनी। जो सिर्फ प्लांट्स की स्टडी करता है उसको हम कहते हैं बॉटनी। अब जो सेल्स की स्टडी करता है, साइटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल। जो हमारे सेल होते हैं उन सेल की जो स्टडी करता है उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। और इकोलॉजी किसको कहते हैं, जो प्लांट्स की और एनवायरनमेंट की जो स्टडी करता है वो हमारे पास क्या होती है, इकोलॉजी होती है। मॉर्फोलॉजी हम क्या किसको कहते हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस की स्टडी करता है, जो फिजिकल अपीयरेंस की स्टडी करता होता है। ठीक है, फिजियोलॉजी हम किसको कहते हैं, जो एक तरीके से, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी बोलते हैं ना, फिजियोल का मतलब कि जो इंटरनल बॉडी का सिस्टम, जैसे क्या चीज़ हो, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, इन सब सिस्टम्स के बारे में जो हम कंप्लीट मैकेनिज्म को जहाँ पे समझते हैं, सिस्टम नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे बॉडी मैकेनिज्म, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी कहते होते हैं, फिजियोलॉजी कहते होते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ और कर लेते हैं टर्म्स, जैसे जूलॉजी हम स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स को हम जूलॉजी बोलेंगे। सिर्फ अगर यहाँ पे यही क्वेश्चन अगर एनवायरनमेंट को कट कर देता और सिर्फ प्लांट्स की स्टडी होती तब इसका आंसर इकोलॉजी नहीं होता, तब इसका आंसर हम लोग करते बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स। बायोलॉजी इज अ स्टडी, एक जैसे टर्म बायोलॉजी खुद में भी है ना, बायोलॉजी के पीछे भी तो लॉजी मीन्स होता है स्टडी, और बायो का मतलब क्या हो गया, लिविंग बींग्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, प्लांट्स की और एनवायरनमेंट की जो स्टडी करते हैं उसको हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट टू ग्रो। बैक्टीरिया को सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए, और ये क्वेश्चन की मैंने हल्की सी थ्योरी आपको पीछे भी बता दी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बैक्टीरिया को नहीं होती ज़रूरत। इसमें आंसर क्या करोगे, देखो अब बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज क्यों नहीं होती, दे लैक क्लोरोफिल एंड सो दे आर इनकैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। सनलाइट, बैक्टीरिया डू नॉट नीड सनलाइट, दे लैक क्लोरोफिल नहीं होता उनके पास,
लैंड, सो दे आर इनकैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड। क्या वो अपना खुद का खाना बनाने में इनकैपेबल होते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती? क्या वो सनलाइट से हेट करते हैं? क्या वो यूज़ करते काइंड ऑफ फ्लाइट ऑफ देयर फूड सिंथेसिस, यानी कि वो काइंड ऑफ फ्लाइट, मतलब फ्लाइट की तरह, जैसे कि अपना फूड खुद से बना लेंगे, इस टाइप की उनके पास कुछ जैसे फ्लाइट का काम कर रहा है। दे प्रिपेयर देयर फूड विदाउट दी हेल्प ऑफ सनलाइट, या फिर वो अपना खाना विदाउट दी हेल्प ऑफ सनलाइट बना सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका मतलब क्वेश्चन समझ आए? ऑप्शंस मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ कि लैक ऑफ क्लोरोफिल, की उसके पास क्लोरोफिल नहीं होती, और क्लोरोफिल नहीं होती इस वजह से वो खाना नहीं बना सकते, या फिर वो सनलाइट से नफरत करते हैं, या फिर उनके पास वो कुछ फ्लाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं सनलाइट के अपना खाना बनाने के लिए। ये कॉमन ऐसे ही कंफ्यूजन के लिए डाला हुआ फ्लाइट। दे प्रिपेयर द फूड विदाउट द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्या वो अपना खाना विदाउट सनलाइट के बना लेते हैं? तो यहाँ पे क्या होता है, इसके पास क्लोरोफिल ही नहीं होती। और क्लोरोफिल मैंने बताया था कहाँ पे होती है, क्लोरोफिल ग्रीन प्लांट्स के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट पोजेसेस। अब देखो मैंने यहाँ पे बताया था आप लोगों को कि वायरस कैसा होता है, वायरस कैसा होता है, वायरस जो था वो सिंगल स्टैंडर्ड, मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, उस फर्स्ट हमने स्टार्टिंग की थी क्लास से, उससे यहाँ पे हमारी थ्योरी कवर हो रही है। मोस्ट वायरसेस दैट इन्फेक्ट दी सनलाइट। ठीक है, ओ सॉरी मैंने रॉन्ग बोला। मोस्ट वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, वो उसमें क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, क्या डीएनए सिर्फ होता है, या फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, यानी कि ये वाला सिंगल स्टैंड। ठीक है, या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए होते हैं, या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए अकेले होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, वायरसेस। वायरस के अंदर क्या चीज़ होती है, मैंने सबसे पहले वाली क्लास में बताया था, वायरस के अंदर होता है हमारे पास आरएनए होता है। आरएनए कौन से वाला होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब वाले क्वेश्चंस आपके जल्दी हो जाएंगे। ए कॉकरोच हैज, कॉकरोच के अंदर क्या होता है, ए कॉकरोच हैज क्या 3 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। सबसे पहले देखो कॉकरोच कहाँ से बिलोंग करते हैं, कॉकरोच जो बिलोंग करता है वो फाइलम से करता है अर्थ्रोपोडा, यहाँ से लिखते हैं अर्थ्रोपोडा से ये बिलोंग करता है। अर्थ्रो मीन्स होता है जॉइंटेड, और पोडा मीन्स होता है जॉइंटेड लेग्स। ठीक है, आया समझ? अब क्या 2 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं इसमें, क्या 4 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं, 1 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होता है? ये थोड़ा सा आपका लर्निंग वाला क्वेश्चन है। ए कॉकरोच हैज़ अ 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, उसमें कितने होते हैं, 3 पेयर होते हैं। बट ये आपको पता होना चाहिए कॉकरोच कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। और ये हमारे अर्थ पे इसमें मेनली इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर ये हमारे अर्थ पे जो मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ में, मतलब कि एक तरीके से जितनी भी अदर स्पीशीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो अर्थ्रोपोडा है। 1/3 जो प्रेजेंस है वो किसकी है, वो अर्थ्रोपोडास की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर इन द वर्टिब्रेट एक्सेप्ट। इसमें देखो वर्टिब्रेट का मतलब क्या होता है, वर्टिब्रेट्स होते हैं, इसको ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करने वाले हैं, आगे फर्दर ये पूरा डिटेल में आएगा। वर्टिब्रेट क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम का हम लोग बेसिक एग्जांपल समझते हैं, तो जिसके पास बैकबोन होती है, जिसके पास बैकबोन होती है उसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, और जिसके पास नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स हम किसको कहते हैं, उसको हम वर्टिब्रल कॉलम को कहते होते हैं। ऑल दी फॉलोइंग्स आर इन द वर्टिब्रेट एक्सेप्ट कौन, स्नेल के पास क्या होता है कुछ बताइए, अब स्नेल है या फिर आपकी क्रैब है, प्रोन है, फिश है, वर्टिब्रेट्स में कौन आएगा, वर्टिब्रेट्स में जो आने वाली है वो आपकी कौन आएगी, आपकी फिश होने वाली है। स्नेल, क्रैब, स्नेल जो मोलस्का में आती है, क्रैब अलग, क्रैब तो उसमें अर्थ्रोपोडा में आएगा, प्रोन भी उसी में आएगा, तो फिश जो होती है वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम में आएगी।
इसने सोची हाँ ऑल द फॉलोइंग आर इन द वर्टिब्रेट्स में पूछा, एक्सेप्ट पूछा हुआ तो एक्सेप्ट में फिश ही आएगी। ठीक है, देखो अभी मुझसे भी गड़बड़ हो गई थी, तो क्वेश्चंस की रीडिंग भी ना बहुत ध्यान से करनी है। अब बैक्टीरिया प्रोड्यूस, अभी यहाँ पे देखो दो टर्म्स है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सबसे पहले तो हम इन टर्म्स का मीनिंग ही समझते हैं। अब एक होता है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा कंसंट्रेशन और मेंटेन करके रखो, ये 15 क्वेश्चन ही करने वाले हैं आज हम लोग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लास्ट है ये वाली जो स्लाइड है ना, ये आपकी लास्ट स्लाइड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे क्या होता है, मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि टू पेरेंट्स आर प्रेजेंट, टू पेरेंट्स आर प्रेजेंट, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल टू पेरेंट्स आर प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल में जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे सिंगल पेरेंट आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर जैसे इसके आगे फर्दर जो आपका एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसके अंदर जैसे बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ये सब किसके अंदर आती हैं, ये सभी आपकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, वो आगे फर्दर कितने टाइप का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आगे फर्दर जो है, जैसे कि बडिंग, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ मैं आपको, आगे फर्दर एक्सप्लेनेशन में हम आगे क्लासेस में करेंगे। बडिंग जो बर्ड से ग्रोथ होती है। फिर एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है, वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के अंदर प्लांट जो है, प्लांट के खुद के पार्ट से हम ग्रो करवाते हैं, जैसे कि रूट से ग्रो करवा रहे हो, स्टेम से ग्रो करवाते हो, या फिर आप लीव से ग्रो कर रहे हो, लीव से एक कंप्लीट प्लांट बना रहे हो, उसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये भी हमारे पास किसका पार्ट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जैसे वर्ड है उससे समझ आता है कि फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में टूटना, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जनरली ब्रायोफाइलम, एल्गी वगैरह के, सॉरी ब्रायोफाइलम नहीं, एल्गी के अंदर देखने को मिलता है, स्पायरोगायरा वगैरह में होता है ये। फिर हो गया बडिंग, हो गया हमारे पास। एक होता है फीजन। फीजन का मतलब डायरेक्ट ही हमारा फीजन, जनरली फीजन वाला जो रिप्रोडक्शन है वो किस में देखने को मिलता है, वो अमीबा में देखने को मिलता है। जैसे कि हमें पता है अमीबा सिंगल सेल्ड होता है, और उसका जो जो रिप्रोडक्शन करता है वो कैसे करता है, फीजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना, ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब कि थोड़ा सा बता देती हूँ फीजन, यानी कि ये आपके पास अमीबा है, इस अमीबा के अंदर ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस का डिवाइड हो जाना, वो न्यूक्लियस का डिवाइड होना, उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम फीजन कहते हैं। फीजन भी आगे फर्दर दो टाइप का होता है, बाइनरी फीजन और मल्टीपल फीजन। अब इसको हम आगे फर्दर करेंगे, अदरवाइज हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ आना चाहिए, जहाँ पे सिंगल पेरेंट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं। और ये क्वेश्चन क्या था हमारा, बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करता है। सो बैक्टीरिया हमारा कैसे करेगा, बाय एसेक्सुअल मेथड, बाय दी एसेक्सुअल मेथड करता होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रोज एंड पीजन्स की बात हो रही। क्रोज और पीजन्स जो है वो वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है। अब इस टर्म का मतलब समझो, कौवे और कबूतर, वार्म ब्लडेड क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड क्या होता है। वार्म ब्लडेड का मतलब बताना, वार्म ब्लडेड होता है, एक टर्म है आपके पास वार्म ब्लडेड, और दूसरी टर्म जो है आपके पास कोल्ड ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब ये होएगा जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, जो टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। और वार्म ब्लडेड का मतलब ये, कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होगा जो टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते। अब इसका मतलब देखो, वार्म ब्लडेड जैसे कि हम लोग हैं,
अब हमारे पास जब गर्मी आती है तब हम गर्मी के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं अपनी कंडीशंस को, जैसे कि कूलर ऑन करना, फ़ैन ऑन करना। गर्मी लगती है तो हमारे पास गर्मी के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं। अगर हमें ठंड लगती है तो हम अपने आप की बॉडी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जैसे कि जैकेट्स वगैरह, जैसे स्वेटर जैकेट जो भी आप कुछ डालते हो उन चीज़ों से हो जाती हैं। तो ये चीज़ें जो अपने आप को जैसी भी कंडीशंस आती हैं उनके अंदर अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेता है, टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेता है। एक हमारी बॉडी जो है ना एक एक्सरसाइज करती है, जैसे हमें ठंड लगती है तो हमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। वो शिवरिंग वाली जो एक्सरसाइज होती है वो कहीं ना कहीं क्या करवाती होती है, वो हमारी बॉडी को वार्म करने में यानी कि हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करती होती है। वो एक नेचुरल साइकिल होती है। वहीं पे जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उसके अंदर ऐसे शिवरिंग जैसी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। कोल्ड ब्लडेड का एग्जाम्पल होता है जैसे कि लिज़ार्ड। अब जैसे ठंड थी ना तब हमें लिज़ार्ड्स इतनी देखने के लिए नहीं मिलती होती। लिज़ार्ड्स नहीं देखने को मिलती बिकॉज क्योंकि लिज़ार्ड्स के अंदर क्या होता है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल ही नहीं कर सकती। ठीक है, बॉडी को अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकती। जैसे ही मतलब एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं वो वैसे ही अपने आप को वो दूसरी जगह पे चले जाते हैं। जैसे कि अब जहाँ पे भी उनको रहना होता है वो एक तरीके से उस एनवायरनमेंट के अंदर से गायब हो जाते हैं कुछ टाइम तक, जब तक वहाँ पे क्या है, ठंड है। क्योंकि उस ठंड के अंदर वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते। जो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। जितने भी जो स्मॉलर जितने भी एनिमल्स होते हैं, सिंगल सेल्ड वगैरह जो होते हैं, वो सब कोल्ड ब्लडेड में आते हैं। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, जैसे कि एव्स हो गए, एव्स एव्स मैमल्स। ठीक है, रेप्टाइल से पहले वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने आप को बॉडी को टेम्परेच नहीं कर सकते। और रेप्टाइल लिजार्ड जो है वो आपके रेप्टाइल्स में ही आती है। जो रेप्टाइल्स तक कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अब ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि रेप्टाइल क्या होता है, ये सारी चीज़ें। बट वार्म ब्लडेड किस में होता है, मैमल्स और प्लांट्स एनिमल्स ये सब चीज़ें आती हैं। क्रोज एंड पीजन्स आर दी वार्म ब्लडेड होते हैं। और क्रोज एंड पिजन जितने भी आपके बर्ड्स हैं वो किस में कौन सी क्लास में आते हैं, वो एव्स में आते हैं। ठीक है, आया समझ यहाँ तक? क्लास कैसी लगी, समझ आया नहीं आया, और कहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी है, वो सभी चीज़ें आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्लास को पूरा देखें और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और जो आपकी लैब मैनुअल वाली थ्योरी की जो क्लास है वो इवनिंग में या फिर कल सुबह आ जाएगी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।